हेलो एवरीवन। जैसे आपको पता है मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस पेपर कुछ डिस्कस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेपर था जो हमने लास्ट वीक लिया था क्लास में। उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं सब बच्चों को। तो इजी लगा था, बट कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी तो हम पूरा पेपर ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ये टॉपिक था जो हमारा इस टेस्ट का, वो था चैप्टर नंबर 1 और 2, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका जो 1 मार्क के लिए था, राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। यानी इस सेट से हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, तो वो हमें निकालने थे। तो सबसेट बेसिकली क्या होते हैं, हमें पता है कि जितने भी सेट्स इन एलिमेंट से बन सकते हैं उनको बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 2n हमारे सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 4 सबसेट बन जाएंगे। तो उनको बनाते हैं ज़रा। तो हमें पता है कि हम सबसेट कैसे बनाते हैं। हो सकता है हम एक भी एलिमेंट ना लें, तो नल सेट। हो सकता है हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो सेट ऑफ आर। हो सकता है पी ले लेते हैं सिंगल एलिमेंट, और हो सकता है हम दोनों एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये जो 4 एलिमेंट, ये सेट्स बन गए। ऑल दीज आर सबसेट ऑफ ए सेट। और अगर यहाँ पे पावर सेट पूछा जाता तो इसको कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क का था। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का था, तो डायरेक्ट हमने कर दिया। अब वी हैव टू वेरीफाई दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो बी और सी में अगर आप कॉमन देखें तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 5 और 6। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेट है उसका यूनियन लिख देंगे। इसके साथ यूनियन क्या होता है, हम सारे एलिमेंट मिला के लिख देते हैं। तो पहले ए के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और फिर बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट आएंगे 5 6, बट 5 ऑलरेडी आ चुका है तो 6 लिख देंगे। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी देखें, ए यूनियन बी होगा हमारा ए और बी के एलिमेंट मिला के लिख देंगे। तो पहले हमने 1 2 4 5 लिख दिया। फिर बी का एलिमेंट लिखेंगे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 लिख देते हैं, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 6 ये आ गया हमारे पास। 6 ये हो गया हमारे पास इसके एलिमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 6 एलिमेंट। तो लिखा नहीं जा रहा शायद, एक मिनट दिखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, उस पर शायद टच नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं ए इंटरसेक्शन सी पे, ए यूनियन सी, सॉरी। अब ए यूनियन सी में हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट है 1 2 4 5, और फिर लिख देंगे सी के एलिमेंट। सी के एलिमेंट है 4 5 6 7, 4 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें चाहिए इन दोनों का यूनियन। ये हमारी राइट हैंड साइड है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका अब हमें कॉमन पार्ट चाहिए, यानी इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है 1 2, देखिए 1 2 आ रहा है कॉमन, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 6 कॉमन है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 6 कॉमन है। तो हम देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये 2 मार्कर हमारा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहाँ निकालना है डोमेन। अब हमें पता है कि रूट के अंदर जब हम कोई फंक्शन आता है तो उसको डोमेन हम कैसे लिखते हैं। हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव। जब हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को पॉजिटिव होगी तभी तो डिफाइन कर पाएंगे। तो हमने बोला कि ये आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ना जब भी हम ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें इसको करना होता है वेविकर मेथड से। तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, और फिर पॉजिटिव कैसे बनाया, मल्टीप्लाई करके माइनस साइन के साथ। तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब मैंने एक्स कॉमन ले लिया। तो वेविकर मेथड कहता है कि आप जब फैक्टर बना लो तो आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, फिर इस टर्म को 0 के इक्वल रखो तो x 0 आ गया, इस पूरी टर्म को इक्वल टू 0 करो तो 4 आ गया। और फिर वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग इस एक्सट्रीम राइट में हम प्लस साइन देते हैं और साइन चेंज करते रहते हैं, प्लस माइनस प्लस। और फिर हम देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव रीजन वाला हमारा आंसर होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होती है तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होता। अब क्योंकि लेस देन 0 है तो हम देख रहे हैं कि x कहाँ लाई करेगा, 0 to 4, क्योंकि नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है। तो हमारा डोमेन हो जाएगा 0 to 4, यानी ये जो फंक्शन है तभी डिफाइन होगा जब x 0 से 4 के बीच में आएगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो,
तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करो रेंज निकालने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमने y को एफ एक्स के इक्वल रख दिया और ये है हमारा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा एम होता है इस वाले रिलेशन से x की वैल्यू निकालना। तो ना मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 4y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मेरा एम है x निकालना बेटा, है ना। तो मैं x वाली टर्म को अलग कर लेता हूँ, y को नीचे ले आऊँगा, 4y माइनस वाई 1/y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास x जो आ जाएगा वो आ जाएगा √4y माइनस 1/y। अब मेरा जो इस फंक्शन का डोमेन होगा, क्योंकि ये मेरा फंक्शन y की टर्म्स में है, तो एक्चुअल में मेरी रेंज हो जाएगी। तो फिर से रूट आ गया। तो रूट वाली टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बट दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, y यानी y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ना। एक तो स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट लगा दिया और फिर अपॉन वाला रेशनल फंक्शन वाला। अब अगर याद हो तो मैंने बताया था ये टर्म को हम जब तक उधर नहीं ले जा सकते जब तक ये पॉजिटिव ना हो। तो फिर हमें पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, जो भी टर्म नीचे होती है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे स्क्वायर बन जाए। इसको उधर लगे तो हमारे पास आ गया 4y माइनस 1 इंटू वाई ग्रेटर देन 0। फैक्टर बनाएं, y माइनस फैक्टर कैसे बनाए, y का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया। अब फिर से ये वेविकर मेथड लगेगा। तो वेविकर मेथड में हमने नंबर लाइन बनाई -∞ से +∞। इसको 0 के इक्वल रखा था 0 आ गया, इसको 0 के इक्वल रखा था 1/4 आ गया। एक्सट्रीम राइट पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस दिया, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन 0 इस बार है तो प्लस रीजन हमारा आंसर होगा। तो हमारी रेंज आ जाएगी यहाँ पे, जो रेंज है हमारी आ जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव रीजन वाले आंसर, यानी -∞ से 0। अब 0 पे वैसे तो इक्वल टू साइन होना चाहिए, बट हमने यहाँ लिखा था कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता भाई, तो इसलिए ये ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। यूनियन 1/4 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 1/4 के साथ इक्वल टू साइन आएगा टू इन्फिनिटी। ये हमारी आ जाएगी रेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 मार्क का था। हमें बोला गया था कि x की वैल्यू आप a सेट से लो, y की वैल्यू आप b सेट से लो और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या देखा कि अगर मैं x को 1 पुट कर देता हूँ, जब x को 1 पुट कर रहा हूँ तो y आ रहा है मेरे पास 1, x को मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो y आ रहा है मेरे पास 4, x को मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो y आ रहा है 9, और x को अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो y मेरे पास आ रहा है 16। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब हम इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे, तो हमें एरो डायग्राम से बताना था कि कैसे बना जाएगा। तो ये x की वैल्यूज़, ये हमारे पास y की वैल्यू। 1 पुट करने पे 1 आंसर आया, 2 पुट करने पे 4 आंसर आया, 3 पुट करने पे हमारे पास 9 आंसर आ रहा है, और 4 पुट करने पे हमारे पास 16 आंसर आ रहा है। और 25 ऐसे है नहीं यहाँ पे, तो ये अकेला रह जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, ये हो गया। अब वो कह रहा है इस आर की डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो डोमेन होता है कि हम क्या क्या वैल्यू पुट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या, और हम आर को लिख भी सकते हैं। आर को कैसे लिखेंगे बेटा, आर लिखेंगे हम 1,1, 2,4, 3,9 और 4,16। ये हम रिलेशन लिख देंगे यार। अब इसका डोमेन क्या हो गया, एक्स की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, और रेंज क्या होगी हमारी, रेंज हो गई वाई की वैल्यू। तो 1, 4, 9 और 16। तो बस इतना ही बताना था, है ना। अब अगला क्वेश्चन था सिग्नम फंक्शन डिफाइन करिए। डिफाइन तो बहुत इजी है, हमने पढ़ा हुआ है कि सिग्नम फंक्शन जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं SGN x से। नहीं तो मैंने आपको क्लास में बताया भी था, इसको हम लिखते हैं mod x/x। जब x 0 नहीं है और जब 0 है तो 0 देता है आंसर, है ना। तो हमने इसको पढ़ा हुआ है कि एक सिग्नम फंक्शन है, हमारे पास 3 ही फंक्शन देता है, 3 ही वैल्यू देता है। ये आंसर देता है 1 जब x पॉजिटिव है, ये हमें देता है -1 जब x नेगेटिव है, और सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 आती है जब हमारा फंक्शन 0 है। तो सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह से। हम इसको ग्राफ बनाते जरा। जब x पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये 1 है, तो जब x पॉजिटिव है तो ये हमेशा 1 के इक्वल
चला जाएगा, चलता रहेगा, बट हम इस वाले पॉइंट को नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है ना 0 पे। और -1 कब होता है, ये वैल्यू -1 देता है जब x नेगेटिव है, बट हम इस पॉइंट को नहीं रखते क्योंकि 0 पे तो ये डिफाइन नहीं है। और फिर 0 पे क्या होगा, तो 0 पे ये हमारे पास 0 देता है, तो इसलिए हम 0 पे 0 मार्क कर देते हैं। यानी इस तरह से हमारा सिग्न फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी होलो सर्कल, देन पॉजिटिव वैल्यू 1, देन होलो सर्कल नेगेटिव वैल्यू ऑफ -1 फॉर नेगेटिव वैल्यूज़, और 0 पे 0, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और अगर मैं इसको फर्दर नोट करूँ तो इसमें क्या मिल रहा है मुझे, इसमें डोमेन क्या मिल रहा है, मतलब मैं एक्स की क्या वैल्यू पुट कर पा रहा हूँ, तो मैं भी एक्स की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हर जगह डिफाइंड है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारा होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। हम इसमें कोई भी नंबर पुट करें हमारा आंसर आएगा। नेगेटिव पुट करने पे -1 आएगा, पॉजिटिव पुट करने पे 1 आएगा, और 0 पुट करने पे 0 आएगा। अब रेंज इंटरेस्टिंग है, रेंज क्या आएंगी, यानी इसके आंसर क्या आएंगे, तो हम कहेंगे इसके आंसर तो 3 ही आ पा रहे हैं, -1, 0 और 1, तो ये हम लिख देंगे। तो हमसे पूछा गया था डिफाइन करो, तो डेफिनेशन, ग्राफ बनाओ, ये नहीं ग्राफ, डोमेन और रेंज निकालो, तो ये आपसे पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन है सेट थ्योरी की एप्लीकेशन पे बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे किए थे, हमने इनको किया था वेन डायग्राम बना के। तो ना वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ज़रा, और फिर उसके बेसिस पे हम इनके आंसर्स को बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो हम पहले मार्क कर लेते हैं, ये एक सर्कल सेट, ये दूसरा सेट, और ये तीसरा सेट। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये मैथ्स। अब हमने डिस्कस किया था कि जब हम इसको मार्क करते हैं, जब इसको प्लॉट करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं कि ना हमारे पास कॉमन रीजन सबसे पहले आ जाए। ये जो तीसरा रीजन है यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट करते हैं, और ये होता है तीनों में कॉमन। तो यहाँ लिखा है 6 स्टूडेंट्स ऑफर्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएंगे 6। अब हम चलते हैं आगे, 11 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स। तो फिजिक्स और मैथ्स में कॉमन तो ये पूरा सर्कल है, बट ये पूरे सर्कल में आने चाहिए तो 11। तो ये नहीं कि हम यहाँ लिख देंगे 11, कुछ बच्चे यहाँ 11 लिख देते हैं, हम टोटल 11 आना चाहिए। 6 इस पूरे में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 11 में से 6 माइनस करके लिख देंगे 5। अब 12 जो हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट ये होगा, इस पूरे सर्कल में यानी इस पोर्शन रीजन में 12 आने चाहिए थे। तो ये नहीं कि यहाँ 12 लिख देंगे, 6 ऑलरेडी लिखे हुए हैं बीच में, तो 6 12 में से 6 माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा। फिर 13 मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो 13 मैथ्स और केमिस्ट्री का ये रीजन हो जाएगा। यहाँ पे पूरे में 13 आने चाहिए थे, 6 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो माइनस करके 6 7 लिख देंगे। अब 24 बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, तो इस पूरे सर्कल में मैथ्स के में 24 आने चाहिए थे इस अंदर। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने लिखे हुए हैं, 6 और 3 7, 13 और 5 18, तो 6 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री में 23 आने चाहिए थे, 6 6 12 और 7 19 लिखे हुए हैं, तो 4 यहाँ लिख देते हैं। और फिजिक्स में 18 बच्चे आने चाहिए, 6 6 12 और 5 17 हो चुके हैं, 1 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ टोटल नहीं लिखा है, इसलिए अगर टोटल नहीं लिखा है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर टोटल दिया होता है कि 50 बच्चे हैं, तो फिर हम देखते हैं अंदर सर्कल का टोटल कितना आ रहा है, 50 में से वो माइनस करके बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ लिखा नहीं है तो हम ऐसे ही चलते हैं। अब वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो पहले पार्ट का आंसर हम कह देंगे यूजिंग, हमें कुछ नहीं करना होता, कोई थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी होती, हम लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, सारे सर्कल के मिला के लिख दो, 1 4 6 इतने हो गए 11, प्लस डबल वाले रीजन के लिख देते हैं 6 13 और 5 18 और 6 24 और 11 35 बच्चे टोटल है। दूसरा पार्ट पूछा हुआ था हाउ मैनी टुक मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ्स वाला सर्कल पूरा लेंगे, उसमें से केमिस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ देंगे, यानी ये और ये केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं, तो हमारे पास रह गए 6 और 5 11 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ रहे हैं बट केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। अब उसने लिखा है तीसरा पार्ट हाउ मैनी टुक एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जो सिर्फ सिंगल रीजन में आ रहे हो, तो 1 4 और 6, तो 11 बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हमें इस तरह से आंसर लिख देना था, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन थे टोटल, ये 5 नंबर का था। अब यहाँ पे ना डाटा में परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम परसेंटेज में ही वेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए सेट, ये हमारा बी सेट, और ये हमारा सी सेट। सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, तीनों पार्ट में से कॉमन देखना है,
तो तीनों पार्ट में कितना है, यहाँ लिखा है 2% बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो यहाँ आ जाएगा 2%। अब आगे चलते हैं, पीछे से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 4% बाय ए एंड सी। ए और सी में 4% आने चाहिए, 2% ऑलरेडी आ चुके हैं तो 2% यहाँ लिख देंगे। 3% बाय बी एंड सी, बी और सी में 3 आने चाहिए, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 1% यहाँ आ जाएगा, है ना। ये ए और बी है, सॉरी ए और बी है, तो ए और बी है तो यहाँ आ जाएगा 1% बी और सी में। और फिर है 5% ए एंड बी, 5% यानी 2% ऑलरेडी लिखा है, यहाँ आ जाएगा 3%। अब हमारे पास 10% फैमिली सी में आ रहे हैं, सी में 10% होने चाहिए, और आप नोट करोगे 2, 2, 4 और 1, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 5% यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 20% बी में आने चाहिए, 3, 2, 5 और 1, 6 लिखा हुआ है तो 14% यहाँ आ जाएगा। 40% ए को लेते हैं तो 3, 2, 5 और 2 का 7 आ रहा है तो 33 यहाँ आ जाएगा। अब इसका टोटल करते हैं, अंदर का कितना आ रहा है, तो 33, 4, 14, 47 और 5, 52, 52 और 6, 58, 60% अंदर का टोटल आ रहा है, यानी 40% अभी भी बच रहा है, तो 40% बाहर आ जाएगा इस बाहरी वाले रीजन में। अब आपसे पूछा है पहले पार्ट में ए ओनली कितने हैं, तो ओनली ये वाले ये रहे बेटा, तो अब हो गया 33% है। 33% किसका, टोटल फैमिली का। टोटल फैमिली हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 का जब 33% आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 3300, यानी ए ओनली लाइक करने वाले कितनी फैमिलीज़ हैं, 3300। ऐसे ही बी है हमारे पास, बी ओनली के है 14%, तो आप कहेंगे 14% ऑफ 10,000, 1400 हो जाएगा। फिर है हमारे पास नन ऑफ ए बी सी, जो ना तो ए पढ़ते हैं ना बी ना सी, यानी बाहर वाले 40% है ये वाला, तो 40% ऑफ 10,000 करेंगे तो 4,000। उसके बाद पूछ रहा है एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर जो डबल रीजन में आते हैं, डबल रीजन वाले ये जो 2 सर्कल में दिखते हैं, 3, 2 और 1, इसको जोड़ेंगे तो 6% ऑफ 10,000, और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 6/100 कट जाएगा तो 600 आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमारा है ई एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर जो सिंगल रीजन में आते हैं, तो ये वाले 33, 14 और 5, तो कितना आया था 52%, तो 52% 10,000 का 5200 हो जाएगा। अब है हमारे पास एफ ए एंड सी बट नॉट बी, ए और सी तो आए बट बी का पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन तो बी में आ रहा है, तो सिर्फ 2% आ जाएगा, 2% ऑफ 10,200 हो गया। और लास्ट पार्ट जी पार्ट है एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी, तो कम से कम ए बी सी पढ़ते हो, यानी सारे सर्कल वाले नंबर्स को काउंट कर लेना आपने। तो सर्कल वाले नंबर आ रहे थे 60%, तो 60% 10,000 का जब निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट का सॉल्यूशन था। तो इसको रिवाइज करिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड आपके एग्जाम में मिड टर्म में और फाइनल में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहिए, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।